मेरा नाम मावरा है और मेरी कहानी सुन के ना हर लड़की, हर औरत शायद इस कहानी को अपनी कहानी समझे। मैं ऐसे ही एक जुमले से अपनी बात शुरू करती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की इब्तदा ही इस दुख से हुई जो जाने-अनजाने में मेरी माँ के हिस्से में आया था। और फिर वही दुख आहिस्ता-आहिस्ता मेरी रगों में भी उतरता चला गया। मेरी माँ जॉइंट फैमिली की सबसे बड़ी बहू थी। घर में हर ज़िम्मेदारी उसके सर डाल दी जाती। उसे बड़े का दर्जा इसलिए नहीं दिया जाता था कि वो वाक़ई बड़ी थी, बल्कि इसलिए दिया जाता कि उसे ज़्यादा काम कराया जा सके। मैं उनकी इकलौती बेटी थी, जो सबसे पहले पैदा हुई। मेरे बाद उनके 3 बेटे हुए, मगर इस घर में बेटे पैदा करना भी कोई फ़ज़ीलत नहीं समझा जाता था। जब भी घर के फ़ैसलों की बात आती तो मेरी माँ को पिसे हुए आटे की तरह एक तरफ कर दिया जाता और बाकी 2 देवरानियों को बड़े मकाम का दर्जा दिया जाता। वजह सिर्फ ये थी कि वो देवरानियाँ मेरी दादी के ख़ानदान से थीं और मेरी माँ बाहर के ख़ानदान से आई थी, इसलिए उसे हमेशा गैरों में शुमार किया जाता। लेकिन जब बात घर के कामों की होती, बर्तन धोने होते, कपड़े धोने होते, दावत का खाना बनाना होता, तो तब मेरी माँ को बड़े का दर्जा दे दिया जाता। बड़े होने का मतलब पूरा बोझ उसके सर डाल देना होता। वो सुबह आँख खुलने से रात आँख बंद होने तक इतनी मसरूफ़ रहती कि उसके पास हमारे लिए वक्त ही नहीं होता था। तरबियत तो दूर की बात है, वो कभी बैठ के ये भी ना समझा सकी कि बेटी होने का क्या मतलब होता है। हम अक्सर सुनते हैं, इस्लाम ने औरत को घर के कामों का पाबंद नहीं किया, खाना बनाना भी लाजमी नहीं कहा, शौहर के कपड़े धोना भी लाजमी नहीं कहा। लेकिन लोग ये सुनते हैं तो हैरान होते हैं कि फिर औरत का काम क्या है। औरत का असल काम अपने शौहर की खुशी का ख्याल रखना होता है, औलाद पैदा करना होता है और उस औलाद की तरबियत करना होता है। क्योंकि अगर औरत ही इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो जाए कि ख़ुद को ही ना संभाल सके तो फिर तरबियत कहाँ से करेगी। यहाँ हमारे घरों में औरतों को इस तरह कामों में लगा दिया जाता है कि वो अपने बच्चों को बस थप्पड़ मार के सुला देती हैं, वही उनकी तरबियत होती है। और ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो भी उस सख्ती को अपने अंदर लेके अगली नस्ल को देते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं जवान हो रही थी, बलूगत की दहलीज पे खड़ी थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कभी नापाकी के बारे में कुछ समझाया, ना पलीदी के बारे में, ना ही इन बातों के बारे में जो हर लड़की को जानना ज़रूरी होता है। मेरे दिल में जो भी सवाल उठते वो वही सवाल थे जो एक जवान होती लड़की के जहन में उठते हैं, मगर मैं वो किससे पूछती। मैं घर में बड़ी बहन थी, कोई मुझसे बड़ी नहीं थी। चाचियाँ थीं मगर उनके बच्चे भी मुझसे छोटे थे। स्कूल में मेरी कोई ख़ास सहेली नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत खामोश और गुमसुम रहने वाली लड़की थी। ऐसे किरदार इस माशरे में पसंद नहीं किए जाते। लोग तो खुल के बोलने वाली लड़की को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, चुप रहने वाली को कहाँ पसंद करेंगे। मेरी कहानी तो अभी शुरू हुई है। असल सफ़र तो उस दिन शुरू होना था जिस दिन मैंने पहली बार अपने अंदर की तब्दीली को महसूस किया। वो तब्दीली जो हर लड़की की ज़िंदगी बदल देती है, मगर मेरे लिए वो एक बुरा ख्वाब साबित हुई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो लम्हा जिसे माँ बेटी के साथ बैठ के समझाती है, वो मेरे लिए खौफ की दीवार बन जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझ पे क्या गुजरने वाली है। एक दिन मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा था, या यूँ कहना बेहतर होगा कि मेरी छाती में दर्द हो रहा था। मैंने अपनी माँ से कहा कि 3-4 दिन हो गए मुझे ये अजीब सा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। मेरी माँ उस वक्त पूरे घर के लिए आलू के पराठे बनाने में मसरूफ़ थी। बाहर टेबल पर सब लोग लाइन लगा के बैठे थे। हर 1 मिनट बाद आवाज़ आती, एक पराठा और। कोई कहता भाभी, कोई कहता चाची, एक पराठा और। मेरी माँ पता नहीं कितने पराठे बना चुकी थी, लेकिन वो सब लोग जानवरों की तरह खाते जा रहे थे और मेरी माँ की थकन बढ़ती जा रही थी। मैंने अपनी माँ से कहा, अम्मी मुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, लगता है कोई और बात है। माँ ने बगैर मेरी तरफ देखे कहा, कोई और बात नहीं हो सकती, तू सोई होगी गलत तरीके से, या तूने कोई भारी चीज़ उठाई होगी, इसीलिए दर्द हो रहा है। मैंने फिर कहा, अम्मी ये आम दर्द नहीं है, प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। माँ ने जैसे ही ये सुना तो उनका हाथ रुक गया और पराठा जो पलटने वाला था वो जल गया। वो फौरन गुस्से में बोली, अब ये जला हुआ पराठा कौन खाएगा? अगर तेरी दादी को पता चल गया ना तो वो 1000 बातें सुनाएंगी कि पैसों से आता है सब कुछ, और तू है कि फजूल बातों पे लगा के मेरा काम खराब करा दिया। मैंने कहा, अम्मी लेकिन बात तो ज़रूरी थी। माँ ने सख्त लहजे में कहा, चली जा यहाँ से, मेरा दिमाग ख़राब न कर। मैं खामोशी से वहाँ से चली गई। मैं और क्या कह सकती थी। मेरी माँ खुद इतनी थकी हुई थी कि शायद उसे मेरी बात सुनने की गुंजाइश ही नहीं थी। स्कूल में भी मैं किसी से बात नहीं कर पा रही थी। मैं किसी को बता ही नहीं सकती थी क्योंकि मेरी किसी से दोस्ती थी ही नहीं। मैं देखती थी कि लड़कियां आपस में कितनी करीबी दोस्त होती हैं,
ایسے موقعوں پہ وہ اپنی ماں سے بھی زیادہ اپنی دوستوں سے بات کرتی ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو خاندان میں کوئی نہیں سمجھتا مگر دوست سمجھ لیتی ہیں، لیکن میری تو کوئی دوست تھی ہی نہیں۔ ایک لڑکی سے شروع میں میری دوستی ہونے لگی تھی مگر وہ بھی 20 سال پڑھائی چھوڑ کے چلی گئی کیونکہ اس کی شادی کروا دی گئی تھی۔ بہت کم عمر میں اس کی شادی ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے بس اتنا کہا کہ ہمارے خاندان میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ بھی مجھے بہت یاد آتی تھی۔ اس کے بعد تو جیسے میرا دل مزید تنہا ہو گیا۔ میں چپ کر گئی۔ میں نے ہر گزرتے دن کے ساتھ اس درد کو برداشت کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ درد کس چیز کی شروعات تھی اس کا مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ یہ تو ایک ایسے وقت کا آغاز تھا جس نے میری پوری زندگی کو بدل دینا تھا۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا اور میرا اور 2 چھوٹی کزنوں کا الگ سے کمرہ تھا۔ ہم تینوں نے اپنے اپنے کونے الگ سے بنا رکھے تھے۔ میرے بابا کی نوکری اچھی تھی مگر وہ گھر کے بڑے بیٹے تھے، اس لیے ساری آمدنی کا زیادہ حصہ گھر کے خرچ میں دے دیتے تھے۔ اسی وجہ سے میرے کونے میں کچھ خاص نہیں تھا۔ میری دونوں کزنوں کے کونے بہت سجے ہوئے تھے۔ ایک نے اپنے کونے میں چھوٹا سا اسٹڈی ٹیبل رکھا ہوا تھا، ایک سنگل بیڈ تھا۔ دیوار پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، شیشہ اور رنگ برنگی سجاوٹ تھی۔ وہ مجھ سے چھوٹی تھی لیکن اس کا کونا دیکھ کے لگتا تھا جیسے اسے بہت خیال سے پالا جا رہا ہو۔ میرے پاس ایک پرانا سا بیڈ تھا اور ایک ٹیبل جس پر میں اپنا بیگ رکھتی تھی، چادر، تکیا اور اپنی کتابیں وہیں رکھتی تھی اور زیادہ وقت وہیں بیٹھ کے گزارتی تھی۔ میرے پاس ایک ڈائری بھی تھی، وہی میری واحد دوست تھی۔ میں اپنے دل کی ساری باتیں اس میں لکھتی تھی کیونکہ بات کرنے کے لیے میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ خیر، رات ہوئی تو میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی چیز اندر سے کھنچ رہی ہے۔ میں نے اپنی ماں کو بتایا تو انہوں نے فوراً کہا، تو نے اسکول میں کوئی الٹی سیدھی چیز کھائی ہوگی اسی لیے درد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہوا، لیکن ماں نے میری بات نہ مانی۔ کہنے لگی یہ پیٹ درد کی دوائی ہے، لے 2 چمچ بھر کے۔ میں نے دوائی پی لی اور سوچا اب ٹھیک ہو جاؤں گی، مگر رات کا وقت گزرتا گیا اور پیٹ کا درد اور بڑھتا گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ماں کے پاس جاؤں مگر اگر انہیں جگا دیتی تو وہ الٹی سیدھی باتیں سناتی۔ ان کا غصہ میرے درد سے زیادہ تکلیف دیتا تھا۔ وہ دن بھر تھکی ہوتی تھیں اور رات کو کوئی جگا دیتا تو وہ برداشت نہیں کر پاتی۔ میں پیٹ پکڑ کے لیٹی رہتی لیکن آخر کار نیند آ ہی گئی۔ صبح میری آنکھ معمول سے پہلے کھل گئی۔ مجھے شدید سردی لگ رہی تھی، جیسے میرے بستر پہ کسی نے پانی ڈال دیا ہو۔ میں ڈر گئی کہ کہیں میں نے اپنا بستر گندا تو نہیں کر دیا، لیکن میں تو اب چھوٹی بچی نہیں تھی۔ یہ بات ذہن میں آتے ہی میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً اپنی سائٹ کی لائٹ آن کی۔ جیسے ہی روشنی پھیلی میں نے حیرت سے سانس لینا بھول گئی۔ میرے بستر کی چادر بالکل لال ہو چکی تھی اور یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے جلدی سے چادر سمیٹ کے چھپا دی، کوئی دیکھ نہ لے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا ہوتا تو نہ جانے کیا سمجھتا۔ میں نے اپنے کپڑے دیکھے، وہ بھی گندے تھے، انہیں بھی چھپا دیا۔ میں گھبرا کے باتھ روم گئی۔ باتھ روم میں بھی مجھے لگ رہا تھا جیسے میری طبیعت خراب ہے۔ میں مسلسل سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ آخر ہوا کیا ہے۔ پھر مجھے کہیں پڑھی ہوئی ایک بات یاد آئی۔ میں نے فوراً اپنی سائنس کی کتاب نکالی۔ اس میں لکھا تھا کہ پیچش نام کی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں پیٹ میں تیزابیت اور مرچیں زیادہ کھانے سے انفیکشن ہو جاتا ہے اور پخانے میں خون آنے لگتا ہے۔ میں نے وہی بیماری اپنے دماغ میں ڈال لی۔ میں نے سوچا بس یہی ہوا ہوگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج ناشتہ نہیں کروں گی اور اب زیادہ مرچیں بھی نہیں کھاؤں گی۔ ہمارے گھر میں تو بہت مرچیں پڑتی تھیں۔ جب تک میری دادی مرچوں والا کھانا نہ کھا لے انہیں سکون نہیں آتا تھا۔ وہ ہر وقت کہتی تھی کہ مرچیں زیادہ ڈالا کرو ورنہ کھانے میں ذائقہ نہیں آتا۔ ہم میں سے کوئی بھی کم مرچ ڈال دیتا تو وہ ناراض ہو جاتی۔ میں یہی سوچتی ہوئی اسکول چلی گئی۔ میں نے خود کو سمجھا لیا کہ کچھ نہیں ہوا، مگر حقیقت یہ تھی کہ مجھے ذرا بھی علم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اسے پیچش سمجھ لیا، مگر یہ تو میری زندگی میں آنے والی سب سے بڑی تبدیلی کی پہلی دستک تھی۔ حیرت تو یہ تھی کہ میں اکیلی تھی اور مجھے یہ سمجھانے والا کوئی نہیں تھا کہ یہ بیماری نہیں بلکہ ہر لڑکی کی زندگی میں آنے والا ایک عام اور فطری مرحلہ ہے۔ میں اسکول چلی گئی اور ہمیشہ کی طرح ہماری ساری کلاسیں ایک ہی کمرے میں ہوتی تھیں، صرف ٹیچرز بدلتی رہتی تھیں۔ میں اپنی جگہ بینچ پہ بیٹھی رہی۔ پیٹ کا درد ابھی بھی تھا مگر میں نے خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ مجھے لگا میں بیٹھ کے دن گزار لوں گی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے پھر وہی عجیب سی گیلے ہونے والی کیفیت محسوس ہونے لگی۔ میں نے اپنی کرسی کے نیچے دیکھا تو میرا دل ایک دم بیٹھ گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے کپڑے پھر سے گندے ہو گئے ہیں اور اس بار تو شاید یونیفارم بھی پوری طرح خراب ہو گئی ہے۔ بریک ٹائم ہوا تو سب لڑکیاں شور کرتے ہوئے اٹھ گئیں اور کہنے لگیں اٹھو باہر چلتے ہیں، مگر میں اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ اگر میں کھڑی ہوئی تو سب کچھ نظر آ جائے گا۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔
टीचर ने अचानक देखा कि मैं अभी तक बैठी हूँ तो वो मेरे करीब आई और थोड़ा सख्त लहजे में बोली, तुम क्यों नहीं उठ रही? ब्रेक है, जाओ कुछ खा लो। फिर कहने लगी, देखना फिर बाद में भूख से रोना मत और कहना कि मुझे कुछ नहीं खिलाया। मैं फिर भी नहीं उठी तो टीचर को लगा मैं बदतमीजी कर रही हूँ। उनके चेहरे पे गुस्सा आ गया। वो बोली, उठो, फौरन खड़ी हो जाओ। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं खड़ी नहीं हो सकती, मगर उन्होंने समझा मैं बहाने कर रही हूँ। उन्होंने आके मेरा कान पकड़ा और मुझे ज़बरदस्ती खड़ा किया। जैसे ही मैं खड़ी हुई, टीचर ने पीछे की तरफ देखा और वहीं की वहीं होके रह गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनसे ज़्यादा तो मैं डर गई। मेरी टांगों के पीछे यूनिफॉर्म पूरी तरह सुर्ख हो चुकी थी। उस मंजर ने मुझे इतना हिला दिया कि डर के मारे मैं वहीं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं स्कूल में ही थी, मगर क्लास में नहीं बल्कि स्कूल के हॉस्टल के एक कमरे में। मुझे किसी ने बिस्तर पर लिटा रखा था। मुझे एहसास हुआ कि मेरे कपड़े बदल दिए गए हैं। मेरा यूनिफॉर्म धुल के बाहर धूप में सूख रहा है। मैंने जो कपड़े पहने हुए थे वो स्कूल के थे। टीचर मेरे पास बैठी थी। जैसे ही मैंने आंखें खोली, वो आहिस्ता से बोली, उठ गई हो बेटा? मैंने सर हिलाया तो वो बोली, हमने तुम्हारी अम्मी को फ़ोन किया था कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, वो आ जाए। तुम्हारी अम्मी ने कहा कि कोई गोली दे के साइड पे बिठा दें और छुट्टी के वक्त खुद ही भेज दीजिएगा। तुम्हारी माँ बहुत मसरूफ़ रहती हैं। मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ। वो फिर बोलने लगी, तुम्हारी अम्मी ने तो तुम्हें बताया भी नहीं कि तुम्हें माहवारी आने वाली है। मैं हैरत से उनका चेहरा देखने लगी। मुझे तो समझ ही नहीं आई कि वो क्या कह रही हैं। मैंने कहा, ये क्या होता है? टीचर ने मुझे बड़े प्यार से समझाया कि जो मेरे साथ हुआ है उसे माहवारी कहते हैं। हर लड़की की ज़िंदगी में एक वक्त आता है जब वो जवान होती है तो उसके साथ ये होता है। ये कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि ये जिस्म का एक आम अमल होता है और इसमें डरने की कोई बात नहीं। मैंने उन्हें रात वाला वाक़या भी बता दिया। मैंने कहा, मुझे लगा कि मेरे पेट में मसला है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे पेचिश हो गए हैं। टीचर ने मुस्कुरा के कहा, नहीं बेटा, तुमको पेचिश नहीं हुए, ये माहवारी है। हर लड़की के साथ होता है और ये अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर ना हो तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। उन्होंने मुझे बहुत सी बातें बताईं जो मेरे लिए नई थीं। उन्होंने कहा कि मुझे क्या इस्तेमाल करना चाहिए, मैं किस तरह साफ़ सुथरी रह सकती हूँ, क्या पहनना चाहिए, कैसे अपने आप को संभालना चाहिए। वो सब कुछ इतनी मोहब्बत से समझा रही थी कि मैं हैरान भी थी और शुक्रगुजार भी कि मेरे पास कोई तो है जो मुझे ये सब बता रहा है। उन्होंने कहा कि तुम इधर ही बैठो, जब तुम्हारी वर्दी सूख जाएगी तो तुम वो पहन लेना और छुट्टी के वक्त घर चली जाना। उन्होंने मुझे दर्द की गोली भी दी, जिससे मेरे पेट का दर्द कम हो गया। हॉस्टल की एक और टीचर मेरे लिए चाय बना के ले आई। ये वही टीचर थी जो रोज़ हमें डांटती थी और सख्ती करती थी, मगर आज वो मेरे साथ बहुत नरम थी। कह रही थी कि ये हर औरत के साथ होता है और इसलिए एक औरत ही दूसरी औरत को अच्छी तरह समझ सकती है। मैं जब घर पहुंची तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने सोचा था कि मैं अपनी माँ को वो सब कुछ बता दूंगी जो आज स्कूल में हुआ था, मगर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि आज बात करना मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि घर में मेरी फुप्पो अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठी हुई थी। वो जब भी आती थी घर में माहौल ही बदल जाता था। हर कोई उनकी बातों में मसरूफ़ हो जाता और घर में शोर ही शोर होता। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं आज कुछ नहीं बोलूँगी। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो वो कभी किचन में जा रही थी, कभी ड्राइंग रूम और कभी बच्चों के पीछे भाग रही थी। मैंने उनसे राब्ता करने की कोशिश की, मगर वो इतनी मसरूफ़ थीं कि मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला। मैंने हिम्मत करके इतना ज़रूर कहा कि कल टीचर ने आपको बुलाया है, मगर उन्होंने भी बस जल्दी में सर हिला के हाँ कह दी और दोबारा अपने काम में लग गई। मगर मसला ये था कि वो अगले दिन तो क्या, पूरे हफ्ते स्कूल ही नहीं आई। मैं रोज़ सोचती थी कि शायद आ जाएं, मगर हर दिन वैसे ही गुजरता गया। घर के काम ख़त्म ही नहीं होते थे। कभी मेहमान आ जाते, कभी कोई और मसला निकल आता और यूं दिन गुजरते गए। हत्ता कि एक हफ्ता गुजर गया। मेरी टांगें लड़खड़ाने लगती थीं, दिल भी घबराता रहता था, मगर मैंने सब्र किया, क्योंकि मैं जानती थी कि आखिरकार माँ को आना पड़ेगा। आखिर वो दिन भी आ गया जब एक हफ्ते बाद मेरी माँ स्कूल पहुंची। टीचर ने उन्हें फ़ौरन अपने कमरे में बुलाया और मुझे भी पास बिठाया। मैं अंदर गई तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे लगा शायद मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई है। मेरी माँ कुर्सी पे बैठी थीं और टीचर के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो संजीदा हैं। उन्होंने आहिस्ता आवाज़ में मेरी माँ को सारी बात समझाना शुरू की। उन्होंने बताया कि मुझे किस तरह एक ऐसे मसले का सामना करना पड़ा था जिसका इल्म मुझे खुद भी नहीं था और जिसके बारे में माँ को बहुत पहले बताना चाहिए था। मेरी माँ हैरान हो के टीचर की बातें सुनती जाती। उनके चेहरे पे मुसलसल शर्मिंदगी के आसार थे और जैसे जैसे टीचर बात करती गई, मेरी माँ की आंखें भरना शुरू हो गईं। टीचर ने न गुस्सा किया, न सख्त बात की, मगर उनके हर लफ्ज़ में एक ऐसी जिम्मेदारी थी जो एक माँ को याद दिलाती है कि बेटियों की तरबियत कितनी नाजुक होती है।
उन्होंने कहा कि आप तो एक बेटी की माँ हैं, आपको सब कुछ अपनी बेटी को वक्त पे बताना चाहिए था। अगर ये सारी बात बाजार में हो जाती, किसी के घर हो जाती या किसी ऐसी जगह हो जाती जहाँ कोई उसकी मदद न कर पाता तो फिर क्या होता? उन्होंने कहा कि बच्चे गलती नहीं करते, बच्चे सिर्फ वो ही करते हैं जिसको समझाने में वालिदैन कमी कर देते हैं। उनकी बातें दिल में उतरती जाती थीं। मेरी माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने दोनों हाथों से अपनी आंखें साफ की मगर आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। टीचर ने उन्हें समझाया कि परेशान ना हो, जो होना था वो तो हो गया। हमने मिलकर मामला संभाल लिया मगर अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी बेटी का ज़्यादा ख्याल रखें। बेटों को तो लोग कहते हैं कि वो खुद ही बड़े हो जाते हैं, मगर बेटियों को माँ की ज़रूरत होती है। माँ की रहनुमाई, माँ की मोहब्बत और माँ का वक्त। टीचर की ये बात मेरे माँ के दिल में तीर की तरह लगी। मैंने अपनी माँ को कभी इस तरह रोते नहीं देखा था। मुझे उन पे बहुत तरस भी आ रहा था और दुख भी था। जब हम दोनों स्कूल से बाहर निकले तो वो चुप थी, रास्ते में एक लफ्ज़ भी नहीं बोली। मैं उनके साथ घर पहुंची तो जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और अचानक मुझे गले लगा के रोने लगी। उनकी हिचकियां बंद नहीं हो रही थीं। वो बार बार माफ़ी मांग रही थी। मैं हैरान खड़ी थी। मैंने उनके आंसू साफ किया और कहा, अम्मी, इसमें आपकी क्या गलती है? आपने जानबूझ के कुछ नहीं किया। वो मेरे सर पे हाथ फेरते हुए मजीद रोने लगी। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन मेरी कोताही ने तुम्हें तकलीफ दी और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उनको तसल्ली दे रही थी कि इतने में उन्होंने एक बात कही जिसने मुझे चौंका दिया। वो कहने लगी, अब एक और मामला है जिसमें मुझे जानबूझ के तेरा साथ देना पड़ेगा। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। मेरी सांस रुक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रही हैं। मैंने पूछा, कौन सा मामला? मगर वो खामोश हो गई। उन्होंने बस इतना कहा कि वक्त आने पे मुझे सब पता चल जाएगा और अभी वो मुझे कुछ नहीं बता सकती। उनके चेहरे पे एक अजीब सा खौफ भी था और फिक्र भी, जैसे वो किसी ऐसी बात के बारे में सोच रही थी जिसका असर मेरी ज़िंदगी पे ज़रूर पड़ेगा। मैं खामोश होकर उन्हें देखती रही। मेरे दिल में हज़ारों सवाल उठ रहे थे, मगर मैंने कुछ नहीं पूछा क्योंकि मैं जानती थी कि वो खुद बताएंगी। मगर जब उन्होंने पूरी बात नहीं बताई तो मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी बैठ गई। मुझे लगा शायद वो कुछ ऐसा छुपा रही हैं जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मैं रात भर इसी सोच में जागती रही कि आखिर वो कौन सी बात है जिसका उन्होंने जिक्र किया है, मगर बताना नहीं चाहती। मगर मैं जानती थी कि जो भी है वो मेरे बारे में ही है और माँ कभी बेटी से बुरा नहीं चाहती। अब बस दिल में इंतज़ार था कि कब ये मामला सामने आएगा और मैं जान सकूंगी कि वो किस बारे में परेशान थी। मुझे नहीं पता था कि माँ के दिल में क्या चल रहा था, लेकिन मेरी माँ अचानक से बहादुर हो गई थी क्योंकि अगले दिन मेरे भाई और मेरे कज़न सुबह नाश्ते की टेबल पर बैठे थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि पहले हमें नाश्ता बना के दो। मेरी बारी थी और मेरा स्कूल भी बहुत दूर था। मुझे जल्दी निकलना था। माँ हमेशा पहले उन्हीं को नाश्ता बना के देती, लेकिन आज माँ ने एक ज़ोरदार आवाज़ लगाई और कहा, चुप करके बैठो। अगर नाश्ता करना है तो पहले मावरा को नाश्ता मिलेगा, उसने जाना है इधर से। चाची ने आवाज़ सुन ली तो कहने लगी कि उसको क्यों पहले आज नाश्ता करा रही हो? तुम तो हमेशा हमारे बच्चों को पहले नाश्ता कराती हो। मेरी माँ ने कहा, हाँ, यही तो बात है कि मैं हमेशा तुम लोगों के बच्चों को पहले नाश्ता करवाती हूँ और अपनी बेटी को भूल जाती हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेरी बेटी पहले नाश्ता करेगी क्योंकि उसका स्कूल दूर है और उससे पहले जाना होता है। उनके स्कूल जाने में तो अभी 1 घंटे का वक्त पड़ा है और अगर ज़्यादा जल्दी है तो अपनी औलाद के लिए खुद ही नाश्ता बना ले। अपनी माँ का ये अवतार देखना और सूरज को मगरिब से उगते हुए देखना एक बराबर था। मेरी माँ ने इस घर में कभी मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला था और ऐसी बात नहीं थी कि मेरे बाबा उनको सपोर्ट नहीं करते थे। मेरे बाबा तो कहते थे कि तुम बोला करो अगर कुछ बुरा हो, लेकिन मेरी माँ कहती थी कि बाबा तो तुम्हारे काम पे चले जाएंगे, बाकी मुझे वक्त गुजारना है इन लोगों के साथ, इसलिए वो नहीं बोलती थी। लेकिन आज वो बिल्कुल उठ खड़ी हुई थी। चाची का भी मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने अपने बच्चों को उठाया और कहने लगी, मैं बना दूंगी तुम लोगों के लिए नाश्ता, और घर के दूसरे किचन में चली गई। इस घर में 2 किचन थे। मेरी माँ ने मुझे बड़े प्यार से नाश्ता करवाया और इसके बाद मेरे भाइयों को नाश्ता करवाया और मैं स्कूल चली गई। उन्होंने मेरे लिए लंच बॉक्स भी बनाया था। मुझे पहले से ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी। मैं बहुत खुश हो गई थी। मैं सोच रही थी कि शायद यही वो मामला था जिसके बारे में वो कह रही थी कि उन्हें जानबूझ के मेरा साथ देना पड़ेगा।
लेकिन जल्द ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि असल बात कुछ और थी। और रही बात इस बात की कि कोई बात थी जो माँ कह रही थी कि होने वाली है, इसका मुझे भी शक पड़ गया। दरअसल घर में मेरे रिश्ते की बात हो रही थी, क्योंकि दादी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी और मैं उस घर की पहली औलाद थी, पोते पोतियों में से। तो वो कहने लगी कि मैं मावरा की शादी देख के करना चाहती हूँ। पता नहीं जब ये बूढ़े लोग इस दुनिया से जाने वाले होते हैं तो एक अजीब सी फरमाइश क्यों कर देते हैं, जो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी होती है। उनका ख़्याल था कि जैसे ही मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट आएगा तो मेरी शादी करवा दी जाए, और शादी भी किससे? मेरे चाचू के बेटे से, जो मुझसे 2 साल छोटा भी था, उम्र में भी कम था और इंतहाई बदतमीज़ इंसान था, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इस बात के लिए चाचू तो तैयार थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारा बेटा अभी से निकम्मा है, इसने बाद में भी यही सब कुछ करना है। लेकिन मेरे बाबा ने अभी तक हाँ नहीं बोला था, उनका कोई जवाब नहीं दिया था। ये बात मुझे पता चल गई, और जब मैंने अपनी माँ से कंफर्म कर ली तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा ही है। लेकिन जब मैंने माँ से पूछा कि क्या आप लोग मेरी शादी जैन से कर देंगे, तो माँ ने कहा नहीं बेटा, हम सोचेंगे। माँ के अंदाज बिल्कुल बदल गए थे। ऐसा लगता था ये वो पहली वाली माँ है ही नहीं। अब वो किसी के बिला वजह के काम नहीं करती थी। उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी। वो बस हम बच्चों के लिए नाश्ता बनाती और हम बच्चों के लिए ही खाना बनाती। यहाँ तक कि सबने कहना शुरू कर दिया कि रुबीना तो लगता है अलग ही हो गई है। अब उनकी आंखों में वो चमक आ गई थी जो कभी कभार मैंने उनकी पुरानी तस्वीरों में देखी थी। अब वो किसी के सामने दब के नहीं बोलती थी, किसी के ताने का जवाब खामोशी से नहीं देती थी, बल्कि साफ कह देती थी कि मैंने अपना हिस्सा पूरा कर दिया, अब बाकी सब अपना अपना देखें। अब मेरी माँ के पास वक्त होता था। वो मेरे बाल बनाती, मेरे सर में तेल लगाती और बड़ी मोहब्बत से रोज़ पूछती कि मेरा दिन कैसा गुजरा, मैंने क्या पढ़ा और किससे बात की। कभी कभी वो खुद ही कहती कि आजा मेरे पास बैठ जा, आज मैं तुझे कुछ सिखाती हूँ। फिर वो बड़ी नरमी से बातें करती और कभी कभी आंखों में नमी आ जाती। वो कहती, बेटी, शादी के बाद औरत की ज़िंदगी आसान नहीं होती, लेकिन अगर औरत समझदार हो तो वो मुश्किल रास्ते को भी फूलों जैसा बना लेती है। वो मुझे ये भी बताती कि जब उनकी शादी हुई थी तो वो बहुत डर गई थी, क्योंकि नया घर, नया माहौल, सब कुछ नया था, और ऊपर से सबकी नज़रें उन्हीं पे थीं कि देखें नई बहू कैसी है। मैं अपनी माँ की बातें बहुत गौर से सुनती थी। उनकी बातों में एक दर्द भी होता और एक तजर्बा भी। वो कहती थी, बेटी, कभी खुद को कमज़ोर न समझना। जो औरत अपने अंदर हिम्मत पैदा कर ले वो दुनिया का सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। मैं सोचती थी कि ये मेरी वही माँ है जो पहले दिन रात दूसरों के काम में लगी रहती थी, जिनको कभी अपने बाल संवारने का भी वक्त नहीं मिलता था, लेकिन अब वो खुद को भी वक्त देती थी। वो शाम के वक्त सहन में बैठ के अपने हाथों से कपड़ों में धागे लगाती और गुनगुनाती रहती। मेरे बाबा ने भी मेरी माँ के बदले हुए अंदाज पे कोई तनकीद नहीं की, बल्कि उन्होंने एक दिन कहा कि मैं तो खुद इससे कहता था कि इसने बहुत कर लिया, बस इसको ही अच्छा बनने का शौक था। लेकिन अब मेरी माँ का कहना था कि दादी आज हैं कल नहीं, इसके बाद सबने वैसे ही अलग हो जाना है। मैं क्यों किसी के बच्चों के काम करूं और अपने बच्चों को नज़रअंदाज करूं। वो कहती थी कि अब मेरी बेटियों को मेरा वक्त चाहिए, उनकी तरबियत मेरी जिम्मेदारी है, अब मैं किसी के बच्चे नहीं पालूंगी। मेरी माँ का तो चाची के साथ झगड़ा भी हो गया था। उस दिन सब हैरान रह गए, क्योंकि कभी किसी ने माँ को इतने सख्त लहजे में बोलते नहीं देखा था। हुआ यूं कि चाची ने हस्बे आदत अपनी सफाई का काम भी माँ पे डाल दिया और खुद अपने मायका जाने की तैयारी कर ली। मेरी माँ ने उनको रोक लिया और कहा कि मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ जो अपने हिस्से का काम मुझ पे डाल दिया। तुम तो हर दूसरे दिन मायके चली जाती हो और सारा बोझ मेरे सर पे डाल जाती हो। अब ऐसा नहीं चलेगा। चाची ने समझा कि हमेशा की तरह माँ खामोश हो जाएगी, लेकिन माँ ने पहली बार आवाज़ ऊंची की। वो कहने लगी कि अगर तुम्हें अपने मायके का इतना ही शौक है तो अपना काम खत्म करके जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। ये सुन के चाची को जैसे आग लग गई। वो बिगड़ के बोली, तुझे क्या हो गया है रुबीना, तुझ में ये हिम्मत कब से आ गई? माँ ने कहा, जब से मैंने अपनी बेटी को कमज़ोर पड़ते देखा तब से मैं बदल गई हूँ। अब मैं किसी के लिए अपना सर नहीं झुकाऊंगी। इस झगड़े के बाद घर का माहौल बदल गया। माँ ने अपने दिल की भड़ास निकाल दी और अब वो किसी को हुक्म की गुलाम नहीं थी। वो सब कुछ अपने हिसाब से करती थी। उनके चेहरे पर इत्मीनान आने लगा, और अजीब बात यह थी कि अब दादी भी उनसे कुछ नहीं कहती थी। शायद उन्हें भी अंदाज़ा हो गया था कि रुबीना वो पुरानी रुबीना नहीं रही जो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी। फिर एक दिन माँ ने कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। सब चौंक गए, क्योंकि मेरी माँ ने कभी अपनी शादी के बाद रात के लिए भी अपने मायके का रुख नहीं किया था।
वो कहने लगी कि अब मैं थक गई हूँ और कुछ दिन अपनी माँ के पास रहना चाहती हूँ। बाबा ने इजाज़त दे दी और माँ ने पहली बार 2 दिन के लिए मायके जाने की तैयारी की। हमें भी साथ ले गई। मैं बहुत खुश थी क्योंकि ये पहला मौका था जब हम नानी के घर जा रहे थे। माँ ने हफ्ता इतवार की छुट्टी करवाई और हम सुबह सुबह बस में बैठ के नानी के घर पहुंचे तो वहाँ सभी खुशी से झूम उठे। नानी तो खुशी के मारे रोने लगी। उन्होंने माँ को गले लगा लिया और कहा, कितने साल बाद अपनी बेटी को रात रहने के लिए देख रही हूँ। वहाँ की हवा ही अलग थी, नानी के घर की खुशबू अलग थी, वहाँ की दीवारों से भी अपनायत झलकती थी। रात को तो वहाँ पर ईद का समा हो गया, सब कज़न जमा हो गए। नानी ने कहा, आज खाने में वो सब बनाऊंगी जो तुम्हें बचपन में पसंद था। और वाकई उस दिन नानी ने इतना अच्छा खाना बनाया कि हम सब उंगलियां चाटते रह गए। माँ वहाँ बिल्कुल बदल गई थी। वो हंस रही थी, बातें कर रही थी, उनकी आंखों में एक चमक थी। वो अपनी बहनों से बातें कर रही थी। कहने लगी, अब मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगी। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मैंने पहली बार माँ को इतना पुरसकून देखा। उनकी हंसी में वो खुलूस था जो शायद बरसों से दब गया था। हम सब कज़न मिल के रात भर खेलते रहे। नानी के घर का सहन चमकता रहा। नानी ने सबको गोद में लेके प्यार किया और कहा, मेरी रुबीना अब बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो गई है, मजबूत और खुददार। वो 2 दिन जैसे जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। हमने हंसना सीखा, जीना सीखा और सबसे बढ़ के माँ को खुश देखना सीखा। घर में माहौल पहले ही कशीदा था। हर कोई एक दूसरे को घूर के देख रहा था। दादी का चेहरा भी अजीब सा हो गया था, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं रुबीना हाथ से ही न निकल जाए और रिश्ता भी हाथ से ना जाए। दादी की बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं थी, बस इसी तरह की बूढ़ी होती हैं, कभी कमर दर्द का बहाना कर देती हैं, कभी सांस रुकने की बात कर देती हैं। लेकिन असल में उनकी नज़र सिर्फ एक ही चीज़ पे थी कि मेरी शादी जल्दी हो जाए और वो अपना फ़र्ज़ पूरा करके सुकून से बैठ जाए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने कई खांसियों में दादी को रिश्ते की बात करते हुए देखा था, लेकिन जब वाकई बात गहरी होने लगती तो मुझे वहाँ से हटा दिया गया था, जैसे कि मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जिसको कुछ समझ ना आए। लेकिन जब थोड़ी देर बाद सब ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे तो सारी आवाज़ें भी मेरी तरफ आने लगीं। दिल धड़कने लगा था जैसे अभी कुछ धमाका होने वाला हो। मेरी माँ ने रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था। ये बात सुन के पूरे घर में जैसे आग लग गई। चाचू ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे, उनकी बीवी भी और दादी भी, कि आखिर मसला क्या है? घर का लड़का है, आंखों के सामने पला बड़ा है, तूने ही तो इसको पाला है। तू इतने साल इसके लिए नाश्ता बनाती रही है, इससे प्यार करती रही है, अब अचानक क्या हो गया? मेरी माँ ने इतने सालों में कभी आवाज़ नहीं उठाई थी, लेकिन उस दिन उन्होंने पूरी ताकत से कहा कि मैंने इसके साथ नहीं करनी अपनी बेटी की शादी, क्योंकि वो लड़का सही नहीं है। सारी बात सुन के सब हैरान रह गए, जैसे किसी ने उनके कदमों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। सब कह रहे थे कि तुम इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो, ये कैसे कह सकती हो कि वो लड़का सही नहीं है? तुम्हें क्या पता उसकी ज़िंदगी का क्या चल रहा है? मेरी माँ ने कहा कि मुझे सब पता है, मैं बरसों से इस घर में रह रही हूँ, सबको देख रही हूँ, हर छोटी बड़ी हरकत मेरी आंखों के सामने है। चाचू और चाची बार बार कह रहे थे कि ये झूठ है, लेकिन माँ ने कहा कि अब मैं सबूत दिखाऊंगी। उस वक्त बाबा भी थोड़ा घबरा गए कि माँ ने ऐसा क्यों कहा। सबको लगा कि शायद माँ गुस्से में बात कर रही है, मगर इसके बाद जो हुआ उसने सबके मुंह बंद कर दिए। मेरी माँ ने बाबा के फ़ोन से एक वीडियो बनाई हुई थी। उसमें जैन हमारे घर की छत पे बैठा था और सिगरेट पी रहा था। अभी उसकी इतनी उम्र भी नहीं थी। वो छोटी छोटी सिगरेटें निकालता था और उनको फूंकों में उड़ाता था, जैसे बहुत बड़ा आदमी बन गया हो। माँ ने कहा कि ये लड़का अभी से ये सब कर रहा है, तो बाद में क्या करेगा? अभी से सबसे झूठ बोलता है, बुरी सोहबत में बैठता है, चोरियां करता है, अपने बाप के परस से पैसे निकालता है। ये मेरा दामाद कैसे बन सकता है? मैंने अपनी बेटी की जिंदगी इसके हाथ पे कैसे रख दूं? पूरा घर मुकम्मल खामोश हो गया। चाचू और चाची के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। दादी का मुंह खुला रह गया, जैसे किसी ने उनका राज पकड़ लिया हो। बाबा ने भी मजबूत लहजे में कहा कि हाँ, बिल्कुल, हम ऐसे लड़के से शादी नहीं करेंगे। ये तो वक्त के साथ और ख़राब होता जाएगा। आज तिनका चोरी करेगा, कल नोट उठाएगा, परसों किसी का दिल। चाचू और चाची भी चुप हो गए क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। दादी भी चुप हो गई, हालांकि वो कभी चुप रहती नहीं थी, लेकिन उस दिन जैसे उनकी आवाज़ भी बंद हो गई थी। इस सब के बाद घर का माहौल फिर कशीदा हो गया। दिलों में फ़र्क आ गया। सबसे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत न रही। सबकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। माँ अपनी बात पे अटल खड़ी थीं और उस दिन के बाद उनके अंदर की हिम्मत और बढ़ गई। बाबा ने वहीं फैसला कर लिया।
उन्होंने कहा कि मैं एक नौकरी से रिटायर हो रहा हूँ और दूसरी जगह नौकरी मिल गई है। वहाँ मुझे घर भी मिल रहा है और मैं अब उसी घर में रहूँगा। हमारा किसी के साथ कोई हिस्सा नहीं था। ये घर किराए का था और हम जाने की सोच में सालों यहाँ बैठे रहे, बस बर्दाश्त करते रहे। बाबा ने कहा कि अब हमारी बेटियों का मुस्तकबिल अहम है और मैं चाहता हूँ कि वो इस माहौल में ना रहें जहाँ हर वक्त झगड़े हों, रिश्ते तोड़े जाते हों, अपनी मर्जी किसी पे मुसल्लत की जाती हो। दादी ने वावेला भी किया, रोई भी, आवाज़ें भी निकाली कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, यहाँ से खाली घर लगेगा, मेरी मौत के बाद तुम्हें कौन बुलाएगा। लेकिन उस दिन बाबा के फैसले में कोई तब्दीली नहीं आई। उस रोज़ पहली बार बाबा ने घर वालों को जवाब देते हुए कहा कि हम यहाँ से हमेशा के लिए जा रहे हैं। बहुत हो गया। ये सुन के दादी की आवाज़ रुंध गई, लेकिन इसके आगे वो कुछ नहीं कर सकी क्योंकि बाबा ने फैसला कर लिया था और उसका बदलना मुमकिन नहीं था। इस तरह एक ही दिन में सब कुछ बदल गया। दादी का ख्वाब टूट गया, चाची का गरूर टूट गया, चाचू के ख्वाबों का घर भी टूट गया और इस सब के पीछे खड़ी थी मेरी माँ, जो बरसों की खामोशी से निकल के एक शेरनी बन गई थी और उसने मेरी ज़िंदगी को एक गलत अंजाम से बचा लिया था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि माँ जब बोले तो पूरे ख़ानदान की बुनियादें हिल जाती हैं और यही मेरी माँ ने किया। उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी वाकई आसान होने लगी। जहाँ पहले एक घर के अंदर हर तरफ बेसकूनी थी, वहाँ अब हमारे अपने घर में सकून ही सकून था। मेरे माँ बाप ने मेरा साथ दिया और मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं वाकई एक महफूज जगह पे हूँ। अब हमारा अपना घर था। मेरे भाई और मैं एक ही घर में रहते थे और हम सब इकट्ठे बैठते थे, खाते थे और हंसते थे। मेरी माँ के पास हमारे लिए हमेशा वक्त होता था। पहले वो घर वालों के कामों में इतना उलझी रहती थी कि खुद को भी वक्त नहीं मिलता था, लेकिन अब वो सुबह उठ के सिर्फ हमारे लिए नाश्ता बनाती थी, हमसे बात करती थी, हमारा हाल पूछती थी और उनकी ये मोहब्बत हमारे लिए एक नई रोशनी की तरह थी। उन्होंने मुझे घर का काम भी सिखाना शुरू कर दिया था। मैं कभी कभी कह देती कि अम्मी अभी तो जान बची है, काम से थकी नहीं है, तो वो मुस्कुरा के कह देती कि बेटी काम तो कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन तुम्हें ज़िंदगी में बहुत सी जगहों पे ये सब कुछ आना चाहिए और जब कभी तुम अकेली ससुराल में हो तुम्हें ये सब काम तुम्हारे काम आएंगे। मैं उनकी बातें गौर से सुनती थी क्योंकि अब वो सिर्फ माँ नहीं रही थी, वो वाकई एक दोस्त बन गई थी। वो औरत नहीं थी जो हर वक्त दूसरों के कामों में लगी रहती। अब उन्हें इल्म हो चुका था कि उनकी पहली तरजीह उनके बच्चे हैं और उन्हें बस उनको ही वक्त देना है। मैं भी पढ़ाई में अच्छी होने लगी। पहले घर के माहौल की वजह से जहन बिखरा रहता था, लेकिन जब घर में सुकून हो तो पढ़ाई में भी दिल लगता है। मैंने मैट्रिक में अच्छे नंबर लिए, फिर एफ़ए किया, फिर बीए मुकम्मल किया। अब मुझे लगता था कि मैं कुछ बन सकती हूँ। मुझे एहसास हो गया कि इंसान का घर अगर पुरसकून हो तो उसकी दुनिया बदल जाती है, वरना इंसान अंदर से ही टूट जाता है। बीए करने के कुछ अरसे बाद मेरे माँ बाप ने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू किया। जब मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी, ऐसा नहीं था कि हम अपने रिश्तेदारों से दूर हो गए थे, उनसे मिलते जुलते थे, कभी कभी दावतें भी होती थीं, कभी वो लोग हमारे घर आते थे और कभी हम जाते थे। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि मेरी माँ ने अपने आप को किसी के लिए ना झुकाया, न किसी के कामों में खुद को गुम किया। वो कहती थी कि अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरे बच्चों की है। मैंने अपनी जवानी लोगों की खिदमत में गुजार दी, लेकिन अब मैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए रहूंगी। उनकी बातों में एक मजबूती थी और उस मजबूती ने मुझे भी मजबूत बना दिया। वो कहती थी कि इंसान को दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने घर वालों की मोहब्बत की होती है, बाकी सब तो आते जाते रहते हैं। एक दिन मेरी माँ ने मुस्कुरा के कहा कि एक रिश्ता आया है, लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है और उसके घर वाले भी अच्छी तबीयत के हैं। जब मैंने उनकी बात सुनी तो मेरे दिल में अजीब सी खुशी उतर आई, क्योंकि मैंने अपनी माँ के चेहरे पे पहली बार देखा था कि वो वाकई मेरी ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहती हैं। पहले की तरह नहीं कि जो भी मिल गया उस पे चुप कर जाएं। अब वो सोच के बोलती थी, हर कदम बच्चों के लिए उठाती थी। मेरी मंगनी हो चुकी थी। वो दिन बहुत यादगार था। हमारे घर में खुशी की नई लहर दौड़ गई थी। मेरे बाबा भी बहुत खुश थे। मेरी माँ तो मुझे हर थोड़ी देर बाद गले लगा लेती थी। वो बार बार कहती कि बस मेरी बेटी अब खुश रहे। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो, तुम्हारा घर आबाद हो और तुम्हारे दिल में कभी कोई दुख ना हो। इन सालों में मेरी माँ ने मुझे वो सब कुछ सिखाया था जो पहले नहीं सिखा पाई थी। वो रोज़ मुझसे बात करती थी, मुझे समझाती थी कि शादी क्या होती है, ससुराल क्या होता है, एक लड़की को कैसे अपनी इज्जत कायम रखनी चाहिए। उन्होंने मुझे अपने तजर्बे भी बताए और कहा, हर बात घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। हर दुख, हर तकलीफ, हर बात माँ ही जान सकती है, कोई दुनिया वाला नहीं समझता।
لیکن ماں ہمیشہ سمجھتی ہے۔ میں کبھی کبھی کہہ دیتی کہ امی میری کوئی سہیلی نہیں، تو انہوں نے فوراً کہا تو کیا ہوا، میں تو ہوں نا، میں تمہاری دوست ہوں، اور ماں بھی۔ اس جملے نے میرے دل کو چھو لیا۔ مجھے لگا کہ شاید ایک لڑکی کی سب سے اچھی دوست اس کی ماں ہی ہوتی ہے، جو کبھی دھوکہ نہیں دیتی، کبھی چھوڑ کے نہیں جاتی، اور ہر حال میں ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ اب میری زندگی واقعی خوبصورت تھی۔ ہمارے گھر میں پہلے جیسی کشیدگی نہیں تھی، کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی دباؤ نہیں تھا۔ ہم سب ہنستے تھے، بیٹھتے تھے، اور ایک گھر جیسا گھر تھا۔ میری منگنی کے بعد تو سب اور بھی زیادہ خوش رہتے۔ میرے بھائی نے بھی کہا کہ میری بہن خوش رہے گی تو ہمارا گھر خوش رہے گا۔ میں اس کے پیار پر بھی بہت خوش ہوتی تھی۔ میری ماں مجھے ہر وقت دعائیں دیتی تھی۔ اب وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی میرے لیے سوچتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو تمہیں یہ سب باتیں یاد آئیں گی، اور تم سمجھو گی کہ میں کیوں کہا کرتی تھی کہ اپنی زندگی میں اپنی عزت اور اپنے گھر کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے۔ اور اب جب میری شادی کے دن قریب آ رہے ہیں تو میں اکثر رات کو بیٹھ کے سوچتی ہوں کہ اگر میری ماں نے اس وقت میرا ساتھ نہ دیا ہوتا، اگر وہ میرے لیے کھڑی نہ ہوتی، اگر وہ میری وجہ سے دوسروں سے نہ لڑتی، تو شاید آج میں کہیں اور ہوتی، شاید آج بھی پریشان ہوتی، شاید آج بھی کسی ایسے گھر میں رہ رہی ہوتی جہاں میری کوئی اہمیت نہ ہوتی۔ لیکن میری ماں نے مجھے وہ زندگی دی جس کی ہر بیٹی خواہش کرتی ہے، وہ گھر دیا جہاں سکون ہے، وہ محبت دی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ ساتھ دیا جو انسان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اور اب مجھے لگتا ہے کہ زندگی واقعی خوبصورت ہے جب آپ کے ساتھ وہ لوگ ہوں جو دل سے آپ کو چاہتے ہیں، اور جب آپ کے گھر میں وہ ماں ہو جو اپنے بچوں کے لیے ہر قدم اٹھا سکتی ہو۔ یہ میری کہانی تھی، اور یہ میری ماں کی وہ محبت تھی جس نے مجھے نئی زندگی دی اور مجھے نئی خوشی دی۔ آج میں خوش ہوں، مطمئن ہوں، اور شکر گزار ہوں کہ میرے پاس ایسی ماں ہے جو صرف میری ماں نہیں، میری بہترین دوست بھی ہے۔